अभी देखिए यहाँ पे कि जो कि हमने एचटीएमएल एंड सीएसएस पढ़ा। तो एचटीएमएल और सीएसएस में क्या था? एचटीएमएल सीएसएस में हम लोग क्या कर सकते हैं? डिजाइनिंग कर सकते हैं। इंटरएक्टिविटी नहीं होती। इंटरएक्टिविटी मतलब क्या होता है कि हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ। उस वेबसाइट में एक फॉर्म है। अगर फॉर्म में इनकेस मैंने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है प्री डेमो, और जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ये जो आपका क्या हो रहा है, क्लिक करने के बाद फॉर्म आ रहा है। तो ये क्लिक करने के बाद जो फॉर्म आ रहा है, इसको भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एचटीएमएल और सीएसएस होता है, वो सिर्फ हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, और जो कि इंट्रैक्शन नहीं होता है, इंट्रैक्शन नहीं होता है यहाँ पे। बट अभी जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो मेरा एक फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, फॉर्म ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में आपको क्या दिख रहा है, एंटर योर नेम हियर। उसके बाद एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर योर एरिया एंड एंटर योर कोर्स एंड एंटर योर मैसेज। ठीक है, ये दिख रहा है। अगर मैंने इस मैसेज के अकॉर्डिंग मैंने इंफॉर्मेशन फिल नहीं की, मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसको सबमिट कर दे, तो क्या आ गया यहाँ पे, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड आ गया। मतलब क्या कि वो हमको ये बता रहा है कि आपने जो डेटा सबमिट करना चाहा, बट आपकी एक फील्ड मिसिंग है, मतलब आपने डेटा नहीं दिया। या अगर हो सकता है कि मैंने इनवैलिड कुछ डेटा दे दिया, तो उस केस में भी वो क्या करेगा, मुझे एरर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम डिस्प्ले कर दिया, और मैंने एंटर यूर ईमेल आईडी को वैसे छोड़ दिया, और मैं इसमें सबमिट कर दी। क्या है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यहाँ पे बता रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम दे दिया। बट देखिए मैंने नेम पूरा कंप्लीट नहीं किया, मेरा जो ईमेल आईडी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2-3 ही लेटर्स डाले थे। तो उस केस में उसने क्या दिखाया, देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से ये करती हूँ यहाँ पे और सबमिट करके, देखिए क्या आ रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, मतलब वो बता रहा है हमको यहाँ पे कि @ मिसिंग है। तो ये किससे के थ्रू होगा, ये होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्यों, तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, हम इंटरेक्ट एक्टिविटी करने के लिए यूजर के साथ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे कैलकुलेटर आपको डिजाइन करना है। ठीक है, कैलकुलेटर आपको डिजाइन करना है तो आप डिजाइन भी कर लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं ओपन करती हूँ कैलकुलेटर को, देखिए तो आपको जो है कैलकुलेटर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैंने इसको बोला आपको कि आपको डिजाइन करना है कैलकुलेटर को, तो आप कैलकुलेटर क्या करोगे, डिजाइन भी कर लोगे बाय यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। बट मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि जो कैलकुलेटर वर्क करता है वैसे वर्क होना चाहिए। मतलब सपोज मुझे एडिशन करनी है, तो देखिए मुझे एडिशन करनी है, तो एडिशन होना चाहिए। तो ये किसके थ्रू हम करेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, क्योंकि एचटीएमएल एंड सीएसएस के थ्रू हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे अगर डिजाइन यहाँ पे करना है तो वो तो डिजाइन हो जाएगा, बट मुझे इंटरेक्टिविटी यहाँ पे ऐड नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनटू किया, ये देखिए तो यहाँ पे उसका क्या है, यहाँ पे आंसर आ रहा है, बट ये आंसर नहीं आ पाएगा। ना ही मैं कुछ इंटरेक्टिविटी कर सकती हूँ यहाँ पे कि एडिशन मुझे करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जो जावास्क्रिप्ट होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये देखिए, अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं, अभी देखिए यहाँ पे ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, ये किसको दिख रही है, क्लाइंट को, क्योंकि इस वेबसाइट पे विजिट करने को ना रहा है यहाँ पे क्लाइंट को, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जैसे कि उसने फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर दिया, और फॉर्म पे उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे कि मैं सबमिट यहाँ पे करती हूँ, देखिए यहाँ पे @ तो जो एरर आ रही है वो किसको दिख रही है, यहाँ पे क्लाइंट को ही दिख रही है। ठीक है, क्लाइंट को दिख रही है, और सॉल्व भी किसको करना है, यहाँ पे क्लाइंट को करना है। ठीक है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। चाहे आप फ्रंट एंड के साथ यूज करो या उसको बैक एंड के साथ यूज करो। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है, एक मिडल लैंग्वेज के जैसे वर्क करती है, कि हमको जो फ्रंट एंड से डेटा लेके बैक एंड में डालना है, तो उसके लिए भी हमको जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो ये जो है दोनों केस में भी हम यूज करते हैं, तो ये फ्रंट एंड के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड बैक एंड के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट है क्या, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ब्रेडन एज एंड ओरिजिनली नोन एज द फ्लाई स्क्रिप्ट। तो जो जावास्क्रिप्ट था
उसके पहले, ठीक है। तो जो जावास्क्रिप्ट था उसके पहले यहाँ पे क्या था, उसका नेम क्या था, लाइटस्क्रिप्ट था। तो उसके बाद उसको 1995 में रीनेम कर दिया गया जावास्क्रिप्ट के साथ। अभी जैसे कि जिनका आईटी बैकग्राउंड है तो उनको पता होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो कॉलेज में हुआ होगा तो उनको पता होगा यहाँ पे कि वो भी यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ये जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे देखा जाए तो ये अंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आती है, बट इसके कंसेप्ट काफी डिफरेंट है। हाँ, लॉजिक थोड़ा सा सेम वैसे आ जाता है, बट इसके कंसेप्ट काफी डिफरेंट है, क्योंकि ये जो नॉन आईटी पर्सन है वो भी इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए, JavaScript is an client-side scripting language that allow the web designer the ability to insert the code into their web pages. JavaScript is a case sensitive. अभी जैसे ये JavaScript क्या है, यहाँ पे ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे कैलकुलेटर डिजाइन करनी है, तो आप HTML और CSS के थ्रू कैलकुलेटर को डिजाइन कर लोगे। बट क्या होता है यहाँ पे, इंटरेक्टिविटी, मतलब जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो इंटरेक्शन आप ऐड नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारा HTML या CSS केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, HTML और CSS यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, तो बट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे केस सेंसिटिव है। आप HTML को जो आपने क्या किया, कैपिटल में ओपन किया और स्मॉल केस में आपने क्लोज किया, फिर भी आपका परफेक्ट आउटपुट आएगा, पर जावास्क्रिप्ट में वैसे नहीं होता है, ये केस सेंसिटिव है। तो इसमें आपको जो भी कैपिटल लेटर्स में आपके जो सिंटेक्स होंगे तो कैपिटल लेटर्स में ही लेना पड़ेगा, और जो स्मॉल केस में सिंटेक्स होंगे स्मॉल केस में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि HTML, CSS एंड JS के थ्रू हम लोग वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि आपको जावास्क्रिप्ट आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप अपने वेब पेज बना रहे हो तो उसमें क्या ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका फॉर्म है तो उस केस में आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर फॉर्म नहीं है तो उस केस में आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप HTML और CSS को लेके भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट क्या है, मैंने बोला यहाँ पे ये फ्रंट एंड के साथ भी यूज कर सकते हैं, बैक एंड के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट रिक्वायर नो कंपाइलेशन प्रोसेस, सो नो कंपाइलर इज रिक्वायर्ड। तो जैसे कि दूसरे लैंग्वेजेस होते हैं, जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल करते हैं, उसके बाद कंपाइल होने के बाद अगर उसमें कुछ एरर होगी तो वो एरर डिस्प्ले करता है, नहीं तो वो रन होता है। बट हमारा जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे ये इंटरप्रेट लैंग्वेज है, मुझे यहाँ पे कंपाइलर की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंपाइलर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है वो हमारे ब्राउजर पे आता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटपुट हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, बट अभी यहाँ पे मुझे कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है। सेकंड यहाँ पे इसका एडवांटेजेस है इजी टू लर्न, इजी टू लर्न। तो जैसे इजी टू लर्न मतलब क्यों बोला गया यहाँ पे, the syntax of JavaScript is very easy. Any person can learn it very easily and use it with the develop attractive website. अभी यहाँ पे मैंने बताया कि जो नॉन आईटी पर्सन है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पता है नहीं, जिनका आईटी का नॉलेज नहीं, ना ही सी का नॉलेज है, सी प्लस प्लस का नॉलेज है, वैसे भी पर्सन जावास्क्रिप्ट को इजीली रन कर सकते, इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिंटेक्स जो है काफी इजी है। उसके बाद यहाँ पे इजी टू डिबग एंड टेस्ट। अब इजी टू डिबग एंड टेस्ट मतलब क्या, अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम जब इसका प्रोग्राम रन करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने HTML और CSS पढ़ा वो काफी डिफरेंट था, अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे उन दोनों से काफी डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको कहेंगे क्या, प्रोग्राम कहेंगे, प्रोग्राम यहाँ पे कहेंगे, तो जो प्रोग्राम होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी रन करेंगे, तो रन करेंगे तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट कोड इज इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन नोट करेंगे। The error are indicated along with the line number. It is very easy to find error in the code and correct it and paste it again. तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको जब रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे ये अंडर प्रोग्रामिंग आती है, तो ये जब हम इसको रन करते हैं अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगी तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे एरर, ठीक है। तो इसलिए आपको इजी टू डिबग करना पड़ेगा, मतलब डिबग करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा एरर कहाँ है और कौन से लाइन पे है जिसको आप यहाँ पे करेक्ट करोगे,
ठीक है। तो वो हम लोग जब इसका एग्जांपल देखेंगे तो उस केस में बताऊंगी यहाँ पे कि आपको एरर अगर आता है, अगर आपका आउटपुट नहीं डिस्प्ले होता है, तो उस केस में आपको कहाँ पे देख कैसे डिबग करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हम लोग जो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते थे, देखिए, is an event-based language. It means that different code segments are executed when the certain event occur. तो जो event-based programming language है, तो जो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम सेपरेट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे इवेंट, तो हमारे काफी सारे इवेंट दिए हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक जो वेबसाइट है, तो यहाँ पे फ्री डेमो, इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्म आ रहा है, तो ये क्लिक किया हमने तो एक्चुअली उसको हम लोग कहते हैं इवेंट। क्लिक करने के बाद या स्क्रॉल करने के बाद कुछ आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसके अंडर में यहाँ पे सेपरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किसका, इवेंट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे काफी सारे इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अभी व्हाट इज वैलिडेशन, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है इट इज यूज्ड फॉर फॉर्म वैलिडेशन। ये देखिए, तो मैंने आपको ये फॉर्म दिखाया था यहाँ पे, अगर मैं गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करती हूँ और सबमिट करती हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि वो मुझे एरर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। एरर डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे कि हमने सही से इंफॉर्मेशन फिल नहीं की, या मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्म वैलिडेशन के लिए भी यहाँ पे क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, तो वैलिडेशन एक्चुअली होता है क्या, वो पहले समझते हैं। The validation is a process of testing and ensure that the user has entered required and properly formatted information through the web form. तो validation का मीनिंग ये होता है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि जो मेरे वेबसाइट पे जो विजिटेड आया है, जिसने विजिट किया है और वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, और फॉर्म फिलअप करते समय उसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं, या कुछ इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं है। तो ये हमको चेक करना होता है, इसी रीजन से हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक्टिंग की वेबसाइट है, ठीक है, एक्टिंग की वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली जो सीएनसी स्टेट पे विजिट करेगा, तो वो क्या चाहेगा, यहाँ पे एक्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहेगा। तो उसको एक डेमो फॉर्म दिख रहा है, तो वो फॉर्म फिलअप करना चाहेगा, तो जिसमें लिखा हुआ एंटर नेम, ईमेल आईडी, ठीक है। तो अभी जैसे कि वो इंक्वायरी तो करना चाहता है, तो चलो उसने नेम सही से डाल दिया, ठीक है, नेम तो कोई गलत यहाँ पे नहीं डालेगा, तो नेम सही से उसने डाल दिया, बट ईमेल आईडी गलती से यहाँ पे क्या हुआ है, उसका एड्रेस मिस हो गया, ठीक है, एड्रेस मिस हो गया। तो उसको तो यही लगा कि मैंने सही इंफॉर्मेशन डाली है, बट जब वो सीएनसी स्टेजक्राफ्ट के पास उसका डेटा जाएगा, तो उस केस में एड्रेस मिस रहेगा, तो यहाँ पे चेक हो, यहाँ पे क्या होगा कि वो उसको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलो कि अभी सबको पता है यहाँ पे एड्रेस रहता ही है, तो अगर एड्रेस मिस होगा तो चलो एड्रेस लगा के भी हम इसको मेल कर देंगे, बट अगर मोबाइल नंबर, अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर का क्या, क्योंकि अगर मैंने सपोज 9 डिजिट मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है, मैंने टाइप करने से मैं 10 डिजिट ही दिया, बट वो गलती से 9 डिजिट हो गया, मेरा नंबर डिलीट हो गया। अब वो आगे वाले को कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि मोबाइल नंबर क्या है, तो हम तो सोचेंगे कि यहाँ पे चलो उनका कॉल नहीं आया, कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर ही गलत था, मोबाइल नंबर गलत मिला, बट यूजर को यहाँ पे नहीं पता चलता है ना कि उसने मोबाइल नंबर गलत दिया। तो जो यूजर इंफॉर्मेशन फिलअप करना चाहता है, तो वो यूजर को भी पता चले कि उसने रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल की या मिसिंग इंफॉर्मेशन है, तो इसी रीजन से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एड जो है वैलिडेशन देते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे, चलो मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया, मैंने gmail.com यहाँ पे दे दिया, अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया और मैं यहाँ पे सबमिट करती हूँ, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने डाला, तो मोबाइल नंबर तो ये तो इसका ही दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा .com का इधर उधर हो गया इसलिए। तो भी जैसे कि ये मोबाइल नंबर मैंने डाला यहाँ पे, मैंने सही 10 डिजिट नहीं दिया, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, मुझे एरर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो यही रीजन है कि ये जो इंफॉर्मेशन यूजर फिल कर रहा है, तो उसको भी पता चले कि उसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल है। अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल होगी
तो उसको एरर डिस्प्ले होना चाहिए कि आपको ये जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली कि आप उसको सही करो, देन उसके बाद क्या करो, आप जो है फॉर्म को सबमिट करो। ठीक है, तो इसी रीजन से हम लोग क्या करते हैं वैलिडेशन। तो इसका पर्पस क्या होता है, दोनों को यहाँ पे फायदा है, जो विजिटर है उसका भी और जिसकी वेबसाइट है उसका भी। क्यों? क्योंकि जो विजिटर है उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो सही इन्फॉर्मेशन पास उसके पास जाएगी सीएनसी स्टेज प्राप्त के बाद, और जो सही इन्फॉर्मेशन जो भी मोबाइल नंबर होगा तो वो उसके थ्रू क्या करेंगे, उनको कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी रीजन से हमको वैलिडेशन करना यहाँ पे जरूरी है। तो जब हम यहाँ पे वैलिडेशन करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वैलिडेशन होता है। कौन सा? एक होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन और दूसरा होता है क्या यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन। ये देखिए, in client side validation method, all the input validation and error recovery process is carried out on the client side, that is the user browser. अब जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सीएनसी स्टेज प्राप्त की वेबसाइट को ओपन किया है, इस वेबसाइट को मैंने विजिट किया है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, तो इससे मैं रजिस्टर फॉर्म फिल दे लूँ, ये ऑप्शन क्या करूँ यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लूँ। तो ये हो गया क्या क्लाइंट साइड, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे फिलअप कर रहा है, तो यहाँ पे जो उसको एरर किस पे होगा, वो किसको दिखेगा, क्लाइंट को यहाँ पे दिखता है। तो खास करके जो हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, मैंने आपको जब एचटीएमएल बताया था तो उस केस में बताया यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है एंड डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है। तो जो खास करके हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये फॉर्म वैलिडेशन देते हैं, तो वो फॉर्म वैलिडेशन हम किसके थ्रू करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बस इतना चेक करते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे यूजर, जो विजिटर यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेगा वो करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म फिलअप करे, इसीलिए तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो भी जैसे जावास्क्रिप्ट भी नहीं, हम लोग यहाँ पे HTML5 भी यूज कर सकते हैं, jQuery भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम लोग फिलहाल तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। तो हम जो फॉर्म वैलिडेशन देखेंगे किसके थ्रू देखेंगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो है सर्वर साइड वैलिडेशन। अब सर्वर साइड वैलिडेशन मुझे कब करना है, मुझे सर्वर साइड वैलिडेशन अगर मुझे यहाँ पे करना है तो वो कब करना है, देखिए यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन। इन सर्वर साइड वैलिडेशन all the input validation or error recovery process is carried out on the सर्वर साइड वैलिडेशन। अब मुझे सर्वर साइड वैलिडेशन कब करना है, एक्चुअली सर्वर साइड वैलिडेशन हमारा पार्ट नहीं है, जो हम फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड डेवलपर है, तो हमारा जो है सर्वर साइड वैलिडेशन पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो है सर्वर साइड वैलिडेशन होता है कहाँ कहाँ होता है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है तो हम तो हमारे ब्राउजर पे लेते हैं, तो ये क्या होता है सिक्योर नहीं होता है, अनसिक्योर होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। हाँ, बट स्टैटिक वेबसाइट है उसके लिए तो चलेगा यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन, बट जैसे कि ये सर्वर साइड वैलिडेशन होता है तो ये सिक्योर रहता है, क्यों, जो भी कुछ होता है सर्वर साइड होता है, बट मुझे सर्वर साइड वैलिडेशन कब यूज करना है। ठीक है, मैंने तो आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया यहाँ पे कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वहां पे जो भी वैलिडेशन हम करते हैं वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, और जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, ठीक है, तो ये जो डायनेमिक्स एप्स होते हैं या वेब एप्लीकेशन होते हैं वहां पे हम लोग लॉगिन का फॉर्म फिलअप करते हैं। लॉगिन का फॉर्म कैसे आ जाता है, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन, पर इनकेस मेरा यहाँ पे पासवर्ड मिस हो गया लॉगिन के फॉर्म में, तो क्या बताता है यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड। तो कैसे इनवैलिड बताता है वो यहाँ पे, तो क्यों बताता है यहाँ पे कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन करते समय जो पासवर्ड आपने दिया होगा वो सेम पासवर्ड के साथ क्या करोगे, आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे, और यूजर नेम जो आपने दिया होगा उसी यूजर नेम के साथ। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा आपका फॉर्म सबमिट हुआ होगा कहाँ पे, डेटाबेस में। ठीक है, तो अब जब आप लॉग इन करोगे उस केस में जो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे तो वो सबसे पहले डेटाबेस से चेक होगा आपका यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं, तब जाके आपका लॉग इन होगा। तो ये जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी वैलिडेशन करते हैं वो सारे सर्वर साइड ही होता है। ठीक है, तो ये बट अभी हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मुझे कौन से करना है, यहाँ पे क्लाइंट साइड करना। ठीक है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन मुझे करना है। अभी नेक्स्ट, अभी जैसे कि हमने CSS देखा, तो CSS में क्या होता है, उसमें 3 टाइप्स ऑफ CSS होती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, जब जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मतलब कौन से, इंटरनल जावास्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ठीक है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट है
तो वो सेम हम हेड सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे इसको यूज करना है इंटरनल जावास्क्रिप्ट को, मुझे यूज करना है यहाँ पे क्या, हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे लेना है, ये देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लेना है क्या, स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट, तो जब हमने एचटीएमएल एलिमेंट्स पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि हेड सेक्शन जो है क्या करता है, यहाँ पे कंटेनर का काम करता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएसएस फाइल को भी अटैच कर सकते हैं और जेएस फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है, ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हेड सेक्शन में लेना है, आप हेड या बॉडी कोई भी सेक्शन में आप ले सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ पे जो हेड एंड बॉडी दोनों सेक्शन में ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्लाइंट साइड है, तो हम जो भी इंटरैक्टिविटी ऐड करनी है वो मेरे बॉडी के थ्रू ही जाएगी। बॉडी के थ्रू मतलब क्या, जिसमें हम बटन देंगे, बटन भी अगर मुझे डिजाइन करना होगा तो बॉडी में देना होगा, तो ये सब क्या होगा, बॉडी के थ्रू होगा। इसी रीजन से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट है वो हेड सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में दोनों जगह हम ऐड कर सकते हैं, इसका ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, यहाँ पे इंटरनल चेस, ये देखिए स्क्रिप्ट को ओपन किया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमने सेम एचटीएमएल पेजेस पे लिखे हैं, वो भी हेड सेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अभी मुझे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो जैसे कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मुझे यूज करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना है, न्यू फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखिए, तो जो मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब जैसे मैं करती हूँ यहाँ पे सेव एज करती हूँ। ठीक है, सेव एज यहाँ पे करती हूँ। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माई स्क्रिप्ट, और जब यहाँ पे आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट आप यूज करोगे, उस केस में यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका जो एक्सटेंशन है आपको क्या करना पड़ेगा, जेएस एक्सटेंशन के साथ यूज करना पड़ेगा। ये देखिए माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, मैं इसको करती हूँ यहाँ पे सेव। ठीक है, तो अभी जो एक्सटर्नल होगी, क्यों एक्सटर्नल हम लोग उसको कहते हैं, क्योंकि हमारी जो एचटीएमएल फाइल यहाँ पे डिफरेंट होती है एंड जेएस फाइल यहाँ पे डिफरेंट होती है। ये देखिए, तो माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो इसको लिंकिंग कैसे करेंगे, लिंकिंग कैसे करेंगे, तो जो इसका जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स है, ये देखिए एक्सटर्नल जेएस स्क्रिप्ट एसआरसी माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माई स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करें, देखिए स्क्रिप्ट एसआरसी और जो मेरे फाइल का नेम है वो एंड डॉट जेएस एक्सटेंशन। ठीक है, जेएस एक्सटेंशन, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूज करना। ठीक है, यूज करना है यहाँ पे, तो हम लोग वैसे ही यहाँ पे लिंकिंग करते, देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या, स्क्रिप्ट एसआरसी, उसके बाद यहाँ पे जो है माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेएस फाइल है वो एचटीएमएल फाइल के साथ यहाँ पे अटैच हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, टू टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है, इंटरनल एंड दूसरे यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल जेएस। अभी नेक्स्ट, अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो जावास्क्रिप्ट होता है ये अंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। ठीक है, पूरा प्रोग्रामिंग का ये पूरा लॉजिक नहीं आता है, बट यहाँ पे ये कैसे आता है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा लॉजिकल है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, मुझे आउटपुट डिस्प्ले करना है। अभी एचटीएमएल में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है कि हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज करें। ठीक है, बट यहाँ पे जो है मुझे आउटपुट डिस्प्ले यहाँ पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट में आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, तो कौन से यहाँ पे जो है आउटपुट स्टेटमेंट, तो ये है विंडो डॉट अलर्ट, और दूसरा यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। विंडो डॉट अलर्ट यहाँ पे हो गया, और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट और विंडो डॉट अलर्ट इसका काम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फाइल है उसको मैं ओपन करती हूँ, रन करती हूँ, और कौन सा डॉक्यूमेंट है और कौन सा विंडो है पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो आपको एड्रेस बार दिखता है जिसमें हमारी फाइल है डेमो डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और उसके बाद का जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें अभी तक हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा आ रहा था,
तो ये क्या है यहाँ पे, ये है व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है आपको, वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आता है, और जैसे कि यहाँ पे जो एड्रेस बार है या टैब है, यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, विंडो। विंडो। तो अब जो आउटपुट है आप डॉक्यूमेंट पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है आप इस पे भी डिस्प्ले कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपके विंडो पे भी डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमको दो आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, दो आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए, नहीं तो आप जो है कंसोल पे भी प्रिंट कर सकते हो। ये देखिए विंडो डॉट अलर्ट, तो विंडो डॉट अलर्ट मेथड डिस्प्ले एंड द अलर्ट डायलॉग बॉक्स विद एन ऑप्शनल स्पेसिफाई कंटेंट एंड द ओके बटन। तो भी सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, विंडो डॉट अलर्ट देखते हैं। अब विंडो डॉट अलर्ट यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। और जैसे कि हमने इसका सिंटेक्स देखा था, सॉरी यहाँ पे जो इसके एडवांटेजेस देखे थे, तो हम लोग वन बाय वन एडवांटेजेस को लेते हैं। एडवांटेजेस क्या था इसका, सबसे पहले तो ये क्या है था यहाँ पे, इंटरप्रेट लैंग्वेज, और उसके बाद यहाँ पे इजी टू लर्न एंड इजी टू डिबग एंड टेस्ट। तो ये अभी हम तीनों एडवांटेजेस यहाँ पे देखते हैं क्यों कहा गया। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम राइट करते हैं। तो मैं सबसे यहाँ जो है इंटरनल जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट टाइप, उसके बाद यहाँ पे जो है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज। ठीक है, स्क्रिप्ट यहाँ पे जो है क्लोज, ठीक है, स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये देखिए ये हो गया। जो टाइप है जरूरी नहीं लिखना, आपको लिखना है तब लिख सकते हो, नहीं तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। अब जैसे ये हो गया, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, विंडो डॉट अलर्ट। ये देखिए यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट, डॉट अलर्ट यहाँ पे आ गया। अब जैसे मैं करती हूँ यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट करती हूँ, मैंने एक मैसेज यहाँ पे दे दिया, कौन सा, वेलकम मैसेज मैंने दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको रन करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, देखिए तो आपको इसका आउटपुट दिख रहा होगा। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट कहाँ पे आया, ब्राउजर पे आ गया। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कोई भी कंपाइलर की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि सी सी प्लस प्लस यहाँ पे क्या होता है, उसके लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, और जैसे जावास्क्रिप्ट में हमको कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं। कंपाइलर मतलब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते हैं और वो सबसे पहले वो कंपाइल किया जाता है, मतलब सबसे पहले कंपाइल होके पहले चेक किया जाता है इसमें एरर तो नहीं है। ठीक है, एरर है तो एरर डिस्प्ले करेगा, उसके बाद यहाँ पे उसको रन किया जाता है वो एरर को सॉल्व करके। तो वो जब तक एरर सॉल्व नहीं होती तब तक वो क्या होता है, रन नहीं होता है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं है, आपकी अगर एरर भी आती है फिर भी हम उसको डायरेक्टली रन करते हैं, हमको कंपाइल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये इंटरप्रेट लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो ये तो कंपाइलर होगी, ठीक है, बट अभी इंटरप्रेट लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, तो जो इंटरप्रेट लैंग्वेज क्यों कहा जाता है उसका रीजन बताती हूँ। अभी हमने यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट देखी, एक तो कौन सा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सटर्नल भी अटैच करना है। एक्सटर्नल में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेएस था उसमें मैंने एक और स्टेटमेंट दे दिया, कौन सा, हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे अटैच कर, ठीक है, इसका अटैच करती हूँ यहाँ पे। तो मुझे अटैच करना है, तो देखिए यहाँ पे कैसे मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एसआरसी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और उसके बाद यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे क्लोज। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल जेएस को यहाँ पे अटैच किया। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे देखिए ओके करके मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ, देखिए हेलो वर्ड आ गया। तो जब हमने एक्सटर्नल सीएसएस यूज की, सॉरी जेएस यूज की थी, उस पर मैंने मैसेज दिया कौन सा, हेलो वर्ड। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी एक साथ यूज करनी है, क्योंकि एक्सटर्नल में तो हम लोग काफी बड़ा पार्ट कर देते हैं यहाँ पे कि वो सभी वेब पेज पे अप्लाई हो जाए। बट हो सकता है कभी कभी यहाँ पे कि आपको सिंगल पेज के लिए और डिफरेंट जेस चाहिए, तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, एक्सटर्नल आप लिखोगे, ये देखिए यहाँ पे। तो एक्सटर्नल मुझे यहाँ पे सॉरी इंटरनल लिखना है, तो देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फिर से विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ पे मैं करती हूँ डॉट अलर्ट में, यहाँ पे जस्ट मैसेज देती हूँ, यहाँ पे प्रिंट करती हूँ क्या, जावास्क्रिप्ट एंड सेमीकोलन।
ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड सेमीकोलन। तो ये देखिए यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे यूज करना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। और सेमीकोलन आपने नहीं दिया तो भी आपका आउटपुट आएगा, जैसे कि अदर लैंग्वेजेस होते हैं तो उसमें सेमीकोलन देना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपने सेमीकोलन नहीं दिया तो बाकी लैंग्वेजेस में एरर आता है, बट ये इसमें जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, आपने सेमीकोलन दिया तो भी आपका आउटपुट आएगा, सेमीकोलन नहीं दिया तो भी आउटपुट आएगा। बट मैंने क्यों दिया यहाँ पे, एक प्रोफेशनल वे होता है लिखने का, कि इसका सेमीकोलन का मीनिंग ये होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वही पे टर्मिनेट हो गया और नेक्स्ट लाइन में आपका दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया सेमीकोलन। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल भी यूज किया, ठीक है, जेस, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरनल भी दे दिया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट। मैं इसको करती हूँ यहाँ पे जो है रिफ्रेश यहाँ पे करती हूँ, देखिए हेलो वर्ड आ गया, ओके। तो उस हेलो वर्ड के बाद हमारा कोई भी आउटपुट नहीं है, तो क्या आना चाहिए था, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए था, बट कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं आया, तो एक्चुअली ये जो सिंटेक्स है ये रॉन्ग है, सिंटेक्स रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि अगर आपको एक्सटर्नल इंटरनल एक साथ यूज करना पड़ेगी तो भी आपको उसके लिए सेपरेट सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपको लगता है यहाँ पे मुझे इंटरनल भी जेस यूज करना है एंड एक्सटर्नल भी जेस यूज करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल जेस को वैसे ही रखा, फिर से मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट टैग यूज करती हूँ और स्क्रिप्ट को मैं क्या करती हूँ यहाँ पे क्लोज कर, ठीक है, क्लोज मैंने किया और उसके बाद यहाँ पे क्या करती हूँ विंडो डॉट अलर्ट और यहाँ पे लिखती हूँ क्या, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और मैं देती हूँ यहाँ पे सेमीकोलन। देखिए अगर आपको एक्सटर्नल यूज करना है तो इसके लिए सेपरेट सिंटेक्स आपको लेना पड़ेगा एंड इंटरनल भी यूज करना है। तो अगर जैसे कि मैंने अभी अभी इसके पहले किया था तो वो एक रॉन्ग सिंटेक्स है, आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है। अभी देखते हैं इसका आउटपुट, मैं करती हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश, ये देखो हेलो वर्ड आ गया, किसका आ गया है हेलो वर्ड, जो हमारी एक्सटर्नल सीएसएस है उसका, देखिए हेलो वर्ड दिया और उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको ओके, तो देखिए जावास्क्रिप्ट भी आ गया, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हो सकता है कि हमारा जावास्क्रिप्ट पहले आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमारा ये इंटरनल है और हमारा जो एक्सटर्नल जेएस है वो बाद में है। बट अभी देखिए यहाँ पे वो करता क्या है कि ये इंटरप्रेट लैंग्वेज है, ये लाइन बाय लाइन, तो उसको सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन लिखी हेड के बाद की जो फर्स्ट लाइन लिखी उसको एक्सटर्नल जेएस की लिखी, तो उसने एक्सटर्नल जेएस को पहले कॉल किया, उसका आउटपुट पहले डिस्प्ले किया और उसके बाद उसको देखिए यहाँ पे क्या इंटरनल जेएस लिखी, उसका कोड दिखा, तो उसने उसके बाद क्या किया इंटरनल जेएस को कॉल किया। अगर आपको इसका सीक्वेंस चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इंटरनल जेएस है मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया और उसके बाद क्या है यहाँ पे एक्सटर्नल जेएस है, ठीक है, एक्सटर्नल जेएस। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमारी सबसे पहले यहाँ पे जो है इंटरनल जेएस है और उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सटर्नल जेएस यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेएस यूज कर सकते हो, वो भी सेपरेट, और इसी रीजन से इसको क्या कहा जाता है, इंटरप्रेट लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या था, जो थर्ड था, ये तो हमें दिखते हैं यहाँ पे इजी टू डिबग एंड टेस्ट, अभी इजी टू डिबग एंड टेस्ट। अभी देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का तो मैंने यहाँ पे बता दिया, बट इन केस अगर मेरा लॉजिक या प्रोग्राम गलत हो जाएगा तो उस केस में मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे एरर है या कौन सी लाइन मुझे यहाँ पे जो है चेंज करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे यूज करूँ तो जैसे अलर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, अलर्ट है, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव यहाँ पे है, तो मैं ये जो ए है अलर्ट का मैं कैपिटल कर देती हूँ, देखिए मैं कैपिटल ए मैंने कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको रन करती हूँ, मैं ओके करती हूँ यहाँ पे इसको रन करती हूँ, देखिए मैंने कैपिटल ए कर दिया अलर्ट, तो देखिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं है, कोई भी आउटपुट नहीं है, तो हो सकता है एरर हो, तो मुझे एरर कैसे चेक करनी है, तो आपको बस आपके जो वेब पेज है उस पर जाना है, आपको राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट आपको करना है, ठीक है, इंस्पेक्ट आप करोगे यहाँ पे, तो इंस्पेक्ट करने के बाद आपका जो एक सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा, कंसोल का, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंसोल का सेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो कंसोल के सेक्शन में बता रहा है यहाँ पे कि एरर कहाँ पे है और कौन सी लाइन पे, ये देखिए अनफॉल्ट टाइप एरर window.alert is not a function at demo.html एंड लाइन नंबर बता रहा है यहाँ पे 4, मतलब मेरे 4th नंबर की लाइन पे एरर,
ठीक है। और वो ये बता रहा है यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट जो है फंक्शन नहीं, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे नहीं है। तो इसे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको चेंज करना है, ये यहाँ पे। तो ये मैंने काफी इसको ये किया, डिबग किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं करती हूँ फिर से इसको रन करके मैं करेक्ट करती हूँ। देखिए तो आपको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा, जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इजी टू डिबग एंड टेस्ट, ठीक है। ये कौन सा था यहाँ पे, जो विंडो डॉट अलर्ट के थ्रू, तो हमने जो इसके एडवांटेजेस यहाँ पे देखे, इजी टू डिबग एंड टेस्ट। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं किसके लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। और जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो आउटपुट आया विंडो डॉट अलर्ट के थ्रू, ये विंडो के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है वो एचटीएमएल एड्रेस बार के नीचे जो डेमो डॉट एचटीएमएल आपको दिख रहा है, एड्रेस बार के नीचे जो पोर्शन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डॉक्यूमेंट। अब मुझे वहां पे आउटपुट डिस्प्ले करना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे राइट मेथड यूज करना है, ठीक है, राइट मेथड हमको यहाँ पे यूज करना है। बट ये मुझे कहाँ पे राइट करना है, मतलब कहाँ पे आउटपुट को डिस्प्ले करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, बट स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे मैं दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दीदी यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, जस्ट एक मैसेज प्रिंट करती हूँ यहाँ पे, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, वेलकम टू, मैंने क्या किया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट मैं करती हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए क्या आया, आपका जो आउटपुट यहाँ पे आ गया, किस पे आ गया, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट पे आ गया, ठीक है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे आपका आउटपुट यहाँ पे आपके एड्रेस बार के नीचे होना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट आप यूज करोगे, ठीक है। अभी ये हो गया कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, और एक स्टेटमेंट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। ये कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट कहाँ पे आपको डिस्प्ले करता है, ये कंसोल में करता है। तो देखिए यहाँ पे जस्ट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक वेलकम देती हूँ, वेलकम मैंने यहाँ पे दिया। तो देखिए इसको करती हूँ यहाँ पे फिर से रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो है हमारे डॉक्यूमेंट पे दिख रहा है, ना ही यहाँ पे विंडो पे दिख रहा है, मतलब अलर्ट स्टेटमेंट को भी नहीं दिख रहा है। तो ये आउटपुट आ कहाँ रहा है, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इंस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो इंस्पेक्ट में करती हूँ यहाँ पे, ये कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, कंसोल में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे कंसोल में। तो कंसोल में हम जाएंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे मैसेज, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कंसोल में भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप कंसोल डॉट लॉग ये स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ये स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे क्या, इसके एडवांटेजेस की, जावास्क्रिप्ट को क्यों हम इंटरप्रेट लैंग्वेज कहते हैं, इजी टू लर्न क्यों है, एंड इजी टू डिबग एंड टेस्ट क्यों, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, आउटपुट स्टेटमेंट देखा कि जो आउटपुट को हम डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, यूज कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद तो आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे कि वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग स्कूल या कॉलेज में कुछ भी वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसको हम लोग इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो ये आपने देखा ही होगा, यहाँ पे सीधे मैंने एक ही वैल्यू यहाँ पे 40 दी, ठीक है। तो कभी कभी हम अज्यूम भी करते हैं, तो जैसे कॉलेज या स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इस तरीके से हम लेते हैं कि उसको एक इक्वल्स टू 40 मैंने दे दिया, ठीक है। तो अभी एक की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि 40 है, बट ये जो ए आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का यूज क्या है, वेरिएबल का यूज ये है कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल का यूज क्या है, यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, वेरिएबल, ठीक है। तो भी जैसे कि वेरिएबल आपको यहाँ पे लेना, वेरिएबल यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे आपको वैर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में लोगे तो आपको वैर कीवर्ड यूज करना है, कंपल्सरी नहीं है, बट ये है कि वैर में देखिए इट मीन्स कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि ये जो जावास्क्रिप्ट है, तो ये अंडर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आती है, बट इतनी
हार्ड नहीं है कि जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, क्योंकि इसको कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अभी क्या होता है कि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस या जावा, तो उसमें जब हम वेरिएबल लेते हैं तो हमको कुछ इस तरह से लेना होता है, जैसे कि अगर वो नंबर है मतलब 0 to 9 के बीच में है तो हमको लिखना होता है यहाँ पे क्या, इंट। इंट, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 15 देंगे। अगर कोई कैरेक्टर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जो है कैरेक्टर str इक्वल्स टू में क्या करते हैं यहाँ पे ए मैन दे सिंगल कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे जो है फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 50.8 ये फ्लोट वैल्यू। और अगर स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे है, तो जैसे मैंने str यहाँ पे दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, वेलकम टू यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। तो ये हमको अदर लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या स्ट्रिंग, ये टाइप आपको देना ही पड़ता है, क्यों, क्योंकि उनके कंपाइलर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। बट हमको यहाँ पे तो कंपाइलर की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या होता है यहाँ पे कि हमारे आउटपुट जो है ब्राउजर पे ही यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। आउटपुट जो है ब्राउजर पे ही यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक्चुअल में ये जो सी, सी प्लस यहाँ पे जो लैंग्वेज आती है, ठीक है, जैसे कि सी हुआ, यहाँ पे सी प्लस प्लस हुआ यहाँ पे, या जावा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज, ठीक है। हम उसको कहते हैं यहाँ पे क्या, स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये देना कंपल्सरी होता ही है। अगर आप ये नहीं दोगे तो आपके इसमें क्या होगा, एरर डिस्प्ले हो जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट क्या है यहाँ पे, लूजली टाइप लैंग्वेज। अब लूजली टाइप लैंग्वेज मतलब क्या, कि जो लूजली टाइप लैंग्वेज होती है तो उसको यहाँ पे लूजली टाइप लैंग्वेज में ये टाइप देना जरूरी नहीं होता। जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या स्ट्रिंग, ये टाइप देना जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, लूजली टाइप लैंग्वेज। तो अगर मुझे ये सेम वैल्यू अगर लिखना है तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल के साथ, फिर देखिए वार में यहाँ पे लेती हूँ a इक्वल्स टू 50, ठीक है। मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे जो है str में यहाँ पे लेती हूँ var str इक्वल्स टू में क्या करती हूँ यहाँ पे जो है a, उसके बाद यहाँ पे जो b इक्वल्स टू में यहाँ पे लेती हूँ, और यहाँ पे जो है var b इक्वल्स टू में यहाँ पे लेती हूँ, b मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 50.8 और उसके बाद यहाँ पे var str, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जो है वेलकम टू जावा, ठीक है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है मुझे टाइप देना कंपल्सरी नहीं होती है। और इसमें क्या होता है कि जो हम वैल्यू देंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो ये होता है, इंटरप्रेट होता है, वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, या कैरेक्टर है, या स्ट्रिंग है, कंप्लीट स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, var कीवर्ड दे दिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं var कीवर्ड। ये देखिए, तो वेरिएबल का काम क्या है, तो वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू और वेरिएबल आर डिक्लेयर विद द var कीवर्ड। तो वेरिएबल हम लेते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या होगा, मुझे var कीवर्ड जरूरत होती है। ये देखिए सिंटेक्स आपको दिख रहा है var इक्वल्स टू टेन, ठीक है। तो ये तो हमने डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया, डिक्लेयर तो वेरिएबल हमने कर लिया। बट अगर जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है मतलब उस वेरिएबल में वैल्यू डिक्लेयर की है, तो उस वैल्यू को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कि मुझे उसको किस तरीके से एक्सेस यहाँ पे करना है। देखिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ। तो var में यहाँ पे ले रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिया 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है var b मैंने यहाँ पे लिया 50.8 मैंने दिया। उसके बाद यहाँ पे var str यहाँ पे ले रही हूँ और इसमें क्या करती हूँ, एक स्ट्रिंग यहाँ पे देती हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया यहाँ पे जो है वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे करके देखिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसको वैल्यू भी यहाँ पे असाइन की, जैसे a इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 50.8 एंड str इक्वल्स टू वेलकम टू जावा, ठीक है। अब मुझे जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं और उसके जो वैल्यू मैंने असाइन किए, मुझे उस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे यहाँ पे देखिए, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जो है एक को प्रिंट कर, ठीक है, एक को यहाँ पे प्रिंट करके एंड सेव करती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक को ही मैंने प्रिंट किया, ठीक है। मैं देखती हूँ यहाँ पे आउटपुट में रिफ्रेश करके देखिए क्या आ गया 50। तो भी जैसे कि मैंने बताया था इसका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव, ये देखिए एक को यहाँ पे स्मॉल केस में दिया है और यहाँ पे भी स्मॉल केस, तो मैं रखी यहाँ पे कैपिटल में कर देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे कैपिटल में कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखिए कैपिटल में दिया, आउटपुट नहीं आया। तो हम इंस्पेक्ट करके यहाँ पे चेक करते हैं कि एरर तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एरर हो सकता है क्योंकि हमने कैपिटल स्मॉल का यहाँ पे प्रॉब्लम किया है। ये देखिए अनफॉर रेफरेंस ए इज नॉट डिफाइंड, तो लाइन नंबर पे यहाँ पे बता रहा है कौन सा 7, लाइन नंबर 7, ठीक है, लाइन नंबर 7 यहाँ पे बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर से मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक करती हूँ, ठीक है। तो बीच ऑप्शन में एक के यहाँ पे जो भी हमारी एरर है वो रिमूव हो जाएगी। ये देखिए तो आउटपुट हमारा आ गया है यहाँ पे 50। तो वैसे बाकी इसको मैं प्रिंट करती हूँ, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे क्या लेती हूँ बी, ठीक है, बी मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जो है मैं str यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, मैंने str यहाँ पे दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है मैंने तीनों भी यहाँ पे दे दिए। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया 50 आ गया, 50.8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट आ गया। बट ये कैसे आया यहाँ पे एक ही लाइन में डिस्प्ले, एक ही लाइन में यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन भी चाहिए तो उसके इसके लिए क्या, तो ये जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे ऐसा कोई भी सिंटेक्स नहीं है कि आप आपकी जो कंटेंट है वो उसको नेक्स्ट टाइम पे लेके जाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको HTML के अंदर का जो br टैग है जो हम लोग ब्रेक थ्रो करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे यूज करना पड़ेगा, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जैसे मैं क्या करती हूँ यहाँ पे br टैग यूज करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने क्या किया यहाँ पे br, ये देखिए यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ br यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखिए तो क्या हुआ यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे कोई सेपरेट br मतलब कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पे जो है सेपरेट यहाँ पे क्या है br टैग, मतलब वो भी HTML का। तो आपको कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा तब जाके आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 लाइन का कोड आ गया, ठीक है। ये 5 लाइन का कोड आ गया। तो अभी मुझे इसको भी हम इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है कॉनकैट यूज करेगा। तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, कोई भी मैसेज कोई भी वेरिएबल को कॉनकैट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मुझे इसको प्रिंट करना है तो और एक ही लाइन का यहाँ पे चाहिए, तो एक मैंने दिया। मुझे प्लस ऑपरेटर में यूज करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट टाइम पे चाहिए, तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा रहता है यहाँ पे br टैग रहता, इसलिए मैं यहाँ पे दे दूँ क्या br, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है बी को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे जो है मैं बी यहाँ पे लेती हूँ, देखिए बी। और उसके बाद यहाँ पे क्या करती हूँ फिर से मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जो है br टैग यहाँ पे यूज करती हूँ, ठीक है, br अगेन यहाँ पे जो है प्लस फिर से मैं क्या करती हूँ यहाँ पे str यहाँ पे यूज करूँ, ठीक है। तो अभी सेम आउटपुट हम देखते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक ही लाइन में दिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है वो सेम आ रहा है, जबकि हमने पहले 5 लाइन का कोड लिखा था और अभी हमने क्या किया यहाँ पे एक लाइन का यहाँ पे कोड लिखा है। तो आपको यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करना है कि वेरिएबल एंड मैसेज, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है तो हमने कोटेशन में दिया है, मीन्स वो मैसेज के जैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो आपको दोनों भी यहाँ पे आप दे सकते हो, बट कॉन्कैट करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे br टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक।